कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल 342 है और उनका महत्तम समवर्तक जो एचसीएफ है वो 19 है। तो महत्तम समवर्तक किसको कहते हैं? यदि दो संख्याएं हैं, दोनों का महत्तम समवर्तक 19 से, यानी कि दोनों में जो है, दोनों संख्याओं में 19 क्या है? कॉमन है। ठीक है, यानी मान लेते हैं पहला कौन सा हो गया? 19 से। ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? 19 बी। तभी ना 19 दोनों में, दोनों नंबर में मेरा क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और सम इसका कितना बोल रहा है? 342 बोल रहा है। ठीक है, अब 19 दोनों में क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो a प्लस क्या हो गया? b हो गया 342। अब अगर इसको कटा देते हैं तो कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। ठीक है, अब a और b ऐसी संख्या है जिसमें एक भी नंबर कॉमन नहीं होगा। ठीक है, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। ठीक है, जब 19 है कॉमन, 19 को हम निकाल दिए, तो a और b ऐसी संख्या है जिसमें कुछ भी नंबर जो है कॉमन नहीं होगा। दोनों में एचसीएफ अब नहीं निकलेगा। तो अब कौन कौन सा संख्या a और b का वैल्यू कितना रखेंगे कि 18 हो जाए, जिसमें दोनों कॉमन ना हो? तो अगर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से, तो 1 अगर इधर लेते हैं तो b को कितना लेना होगा? 17 लेना होगा। इन दोनों में कोई कॉमन है? नहीं है। अब क्या, 2 इधर ले लिए, तो इधर कितना लेना होगा? 16 लेना होगा, तभी 18 आएगा। फिर दोनों में क्या हो जाएगा? कॉमन 2 हो रहा है। देखिए दोनों में, इसमें भी 2 है, ये भी 16 भी 2 का मल्टीपल है, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, फिर 3 अगर लेते हैं तो 3, और इधर का 15 18, तो भी दोनों में 3 होगा? नहीं होगा। इन दोनों में बोलिएगा कि एक होगा, एक को नहीं लेना है। ऐसा नहीं करना है, एक को नहीं लेना है, एक को छोड़ के 2 3 एक के अलावा कोई भी हो जाएगा तो वो एससीफ हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं लेना है। 3 और 15 को भी नहीं लेना है। उसके अलावा कौन कौन सा आ जाएगा? 4 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। फिर भी इसमें क्या है? 2 कॉमन है, ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, फिर 5 और 5 हो गया, और इधर कितना? 13 हो गया, ये ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 13 में जो है दोनों अभाज्य संख्याएं हैं, और दोनों में से कोई भी जो है क्या है? कॉमन नहीं है। ठीक है, 5 और 13 ले लिए। 6 और 12 में भी कॉमन हो जाएगा, ये भी नहीं ले सकते हैं। 6 और 12, इसमें भी 6 कॉमन है। ठीक है, तो दोनों अभाज्य संख्या ऐसा है कि दोनों अभाज्य होना चाहिए। ठीक है, और कौन कौन सा ले सकते हैं? 7 ले सकते हैं, और 11 बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा 8 लेंगे, 10 लेंगे, ये भी कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन है। ठीक है, तो ऐसा संख्या लेना है जो एक दूसरे के प्रति जो अभाज्य है, दो अभाज्य संख्या के एडिशन है, ये दोनों अभाज्य संख्याएं होना चाहिए। तो उसका योग कितना? 18 होगा। तो ऐसा कितना योग बनेगा? इसके अलावा अब 9 से लेंगे, और यहाँ पर 9 और 9 में भी देखते हैं कि 3 कॉमन हो जा रहा है, इसलिए ये भी नहीं लेंगे। ठीक है, या हम 9 ही बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा अब नहीं होगा। ठीक है, 18 से ज़्यादा होने लगेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर 10 ले लिए, और यहाँ पर कितना? 8 ले लिए, तो यहाँ पर तो ऑलरेडी ले चुके हैं 8 और 10, ये भी रिपीट हो रहा है, पीछे से होने लगेगा। तो अब इसके अलावा आगे नहीं बढ़ेंगे। ए और बी में क्या हो जाएगा? कितना? देखिए, एक तो ये पॉसिबल है, दूसरा ये पॉसिबल है, और तीसरा ये पॉसिबल है। तो ऐसी कितनी? 3 संख्याएं, युग्म जो है पेयर पॉसिबल है, जिसमें जो है दोनों संख्याओं का योगफल 342 होगा, और एलसीएफ कितना? 19 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक स्टोर कीपर ने अपने स्टॉक का 1/4 हिस्सा 25% लाभ पर और शेष को 19% लाभ पर बेचा। कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 25% अगर लाभ हो गया, ठीक है, 25% लाभ हो गया, तो अगर मेरा सीपी क्या होगा? 100 होगा, तो एसपी 25% बढ़ जाएगा, 125 हो जाएगा। और कितना हिस्सा बेचा इसमें? 1/4 हिस्सा। ठीक है, प्लस उसके बाद क्या हो गया कि मेरा 1/4 हिस्सा, तो बचा कितना? 3/4 हिस्सा। और इसमें अगर 100 मेरा सीपी है, सीपी तो सेम रहेगा कि क्योंकि उसी को बांट बांट के बेच रहा है, एक ही प्राइस में पूरा खरीदा। 100 रुपया, अब कितना बाद बाकी को? 119 पर बेचा। ठीक, तो देखो कितना हो जाता है। तो अगर इसको देख लें तो ये हो गया 125 डिवाइड बाय 400, और ये हो गया कितना हो गया?
ये हो गया 330 प्लस 27, 330 हो गया। अगर 110 रहता ये तो 330 हो जाता, और फिर कितना हो जाता, 9 तिया 27 हो जाता, यानी कितना 3 5 7 357। ठीक है, डिवाइड बाय 400। अगर हम इसको गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7 और 5 12, कैरी 1 होगा, 5 2 7 और 1 8, 482 हो जाएगा डिवाइड बाय 400। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया मेरा, ये मेरा क्या हो गया, एसपी हो गया, और ये मेरा क्या हो गया, सीपी हो गया। ठीक है, जब ये एसपी हो गया, सीपी हो गया, तो लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट डिफरेंस हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 82 हो गया। और 82 को जो है हम क्या करेंगे, ये परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए जो है क्या करेंगे कि परसेंट प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइड बाय सीपी। तो सीपी कितना हो जाएगा, 400, और इसको 4 से 100 से परसेंट में गुना करेंगे कन्वर्ट करने के लिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 से डिवाइड देंगे तो हो जाएगा 20.5। तो इसका आंसर हो जाएगा कितना, 20.5% जो है टोटल लाभ होगा। ये तो ऐसे हो गया। इसका और अल्टरनेट मेथड क्या हो सकता है, इसका दूसरा मेथड हम कर सकते हैं इस तरह कि मान लेते हैं 1/4 हिस्सा को, मान लेते हैं कि टोटल जो है कितना हिस्सा है, 4 हिस्सा है। ठीक है, तो 4 का 1/4 हिस्सा कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, तो 4 में से मान लेते हैं टोटल क्या हो गया, 4 हिस्सा हो गया, और 1/4 मतलब एक हिस्सा जो हो गया कितना परसेंट पर बेचा, 25% पर, और रिमेनिंग कितना हो गया, 3 हिस्सा हो गया, और इसको 19% पर। ठीक है, अब अगर टोटल कितना हो गया, यहाँ 25% हो गया, और यहाँ कितना हो गया, 57% हो गया। टोटल अगर करके हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड दे देंगे, एवरेज निकाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये भी 82 हो गया, और डिवाइड बाय 4, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 20.5%। तो ये जो है थोड़ा शॉर्ट मेथड पड़ता है और आसान मेथड पड़ता है। ठीक है, ये और बेस्ट मेथड भी मेरे तरफ से बेस्ट मेथड है, तो इसको फॉलो करना ज़्यादा आसान होगा, तुरंत क्विक बनाना है हमको ना, इसलिए ये मेथड जो है आसानी से हम लगा सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा 20.5% जो है कुल प्रतिशत लाभ कमाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति नौका को धारा की दिशा में 9 किलोमीटर की गति से जो है तथा धारा के विपरीत दिशा में जो है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला सकता है, तो धारा की चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो एक बात याद रखें कि मान लेते हैं कि नाव की जो चाल है वो कितना है, x है, और धारा क्या हो गया, पानी की चाल हो गया, ये मान लेते हैं y है। ठीक है, तो दो कंडीशन हो सकता है, एक जिधर नदी दौड़ रही है और नाव को उसी डायरेक्शन में चलाया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, धारा की दिशा में चाल, यानी कि अगर इंग्लिश में बोलें तो डाउन स्ट्रीम बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम बोलेंगे। ठीक है, ये तो हो गया x स्पीड और ये हो गया y स्पीड। ठीक है, और जब भी दोनों एक डायरेक्शन में होगा, डाउन स्ट्रीम में एक ही दिशा में होगा, तो और फास्ट चलेगा ना, तो और फास्ट चलने के लिए दोनों क्या होगा, ऐड हो जाएगा x प्लस वाई। और दूसरा कंडीशन ये हो सकता है कि यदि नाव को जो है इस डायरेक्शन में चल रहा है और नदी मेरा इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो उसमें क्या होगा कि नदी को ज़्यादा जोर लो और मेरा जो नाव का स्पीड होगा वो ज़्यादा पिकअप नहीं होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, अपस्ट्रीम बोलते हैं, इंग्लिश में अपस्ट्रीम, या धारा के विपरीत दिशा में चाल, और इसमें क्या हो जाएगा, ओवरऑल स्पीड क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम को हम क्या करते हैं, v से डिनोट करते हैं। ठीक, और अब स्ट्रीम को जो है x प्लस वाई हो गया, u से डिनोट करते हैं, अब स्ट्रीम को x माइनस वाई हो गया। ठीक है, तो ये मेरा जो है x प्लस वाई का जो वैल्यू है धारा की दिशा में, यानी कि डाउन स्ट्रीम हो गया, वो कितना दिया गया है,
9 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया है, और ये कितना दिया गया है, 7 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। ठीक है, तो हम अगर a प्लस बी दिया है, a माइनस बी दिया है, तो जो सब्ट्रैक्शन का मेथड होता है या एडिशन का मेथड लगाएंगे दो इक्वेशन का, तो उससे मुझे वैल्यू मिल जाएगा। चूँकि यहाँ धारा की चाल यानी कि जो पानी का गति है उसका निकालना, y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू अगर हम ऐसे करके ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो प्लस माइनस होके कट जाएगा। इसलिए यहाँ पर सब्ट्रैक्शन मेथड निकालना होगा, लगाना होगा, और इसको माइनस करना होगा। यहाँ प्लस है तो नीचे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और यहाँ कुछ नहीं है यानी प्लस है, यहाँ पर माइनस कर देंगे। तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस माइनस, ये दोनों सम हो गया यानी 2y हो गया, और ये कितना हो गया, ये कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, तो 2 और 2 कैंसिल हो गया, यानी y का वैल्यू कितना हो गया, 1 किलोमीटर पर आवर। यानी जो धारा की गति है ये कितना हो गया, 1 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो एग्ज़ाम में हम इतना नहीं करेंगे, ये तो समझाने के लिए था, बस इसी को करेंगे। धारा की दिशा में बोलेगा तो बोट का चाल प्लस पानी की चाल को ऐड करके ये है स्पीड, और इन दोनों में फिर धारा के विपरीत में क्या है, दोनों को माइनस कर देंगे, और जैसा निकालने कहेगा, धारा की अगर चाल निकालने कहेगा तो हम सब्ट्रैक्शन ले लेंगे, और नाव की चाल निकालने कहेगा तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो डायरेक्टली नाव की चाल निकल जाएगी। कह रहा है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है। ठीक है, दो संख्याएं हैं 3:4 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या का 60% 144 है तो दूसरी संख्या का 30% क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया 60% का जो वैल्यू है मेरा कितना है, 144 है। ठीक है, तो 100% की अगर वैल्यू कितना हो जाएगा, अब देखो कि ये अगर कटा दिए तो 6 दूना 12 और ये 24, तो 100% की जो वैल्यू हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, 240, 240 हो गया। यानी ये जो है 100% है, तो पहली संख्या का 60% अगर इतना है तो 100% यानी ये जो वैल्यू निकल गया ये किसका निकल गया, पहली संख्या निकल गया, पहली संख्या। तो यानी कि अगर 3:4 के अनुपात में है, यानी कि 3 का वैल्यू हो गया, 3 यूनिट का वैल्यू हो गया 240, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी। ठीक है, कटा दिए तो ये कितना हो गया, 80 हो गया यूनिट की वैल्यू, यानी 4 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 × 4 हो गया। ठीक है, यानी कितना हो गया, 320 हो गया, 320 हो गया। अब 320 दूसरी संख्या जब निकल गया तो इसका 30% क्या होगा। यानी कि अगर 320 का अगर 10% बोलें तो 32 हो गया, तो 30% बोलें तो गुना 3 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। या हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं कि 320 डिवाइड इंटू 30 डिवाइड बाई 100, यानी कितना हो गया, 32 × 3, 96 हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 96। ठीक है, तो इस तरह करने से अच्छा जनरली हम कैसे करेंगे, जैसे 320 अगर दिया है और हमको 30% निकालना है, तो 10% यानी कितना हो गया, 32 हो गया। तो 30% निकालने के लिए 32 × 3 डायरेक्टली कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर। कि tan x इज इक्वल टू कॉट 45 + 2x है, तो x का मान क्या होगा। तो अगर ये tan में बदल जाए तो आसानी से हो सकता है, दोनों साइड tan हट जाएगा। तो tan x इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं, tan x इज इक्वल टू tan 90 - 45 + 2x। ठीक, अगर हम tan 90 माइनस, अगर इसको मान लेते हैं y है तो tan y हो जाता, यानी इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब टेंजेंट को दोनों साइड से हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा, तो 90 - 45 और ये क्या हो जाएगा, -2x हो जाएगा। ठीक, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा 3x और ये हो जाएगा 45। ठीक, सॉरी ये हो जाएगा 2x,
यानी टोटल जो हो गया ये कितना हो गया, 3x हो गया, 45 हो गया, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। x की एक धनराशि को a, b और c के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि a और b के हिस्सों का अनुपात 3:5 है तथा b और c के हिस्सों का अनुपात 4:7 है। ठीक है, तो ये अलग अलग दिया गया। अगर एक साथ हम निकालना चाहें तो कैसे निकालें, a b का अनुपात दिया गया है कितना, 3:5 है, और b और c का अनुपात कितना दिया गया है, ये दिया गया है 4:7। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि ये b और b हो गया, तो इसके बगल में ये वाला लिख देंगे और इसके बगल में ये वाला लिख देंगे। अब गुना अगर कर दिए, 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 35। ठीक है, तो ये मेरा क्या दे दिया, a, b और c का अनुपात दे दिया। ठीक है, दूसरा तरीका इसका निकालने का क्या है, जैसे a था b का क्या है, 3:5 है, और b और c का कितना है, 7 है। a b हो गया, b और c, तो कॉर्नर पे मेरा b और b आ गया। तो हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे करके ऐसे गुना करेंगे। एक बार इसको गुना कर दिए 12, फिर कॉर्नर पे गुना कर दिए 20, और एक ऐसे गुना कर दिए 35। तो दोनों मेरा में से कोई भी ले सकते हैं। तो ये मेरा हो गया 12, 20 और 35 का रेशियो हो गया। चूँकि इसमें तो कोई कटेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 12 और 20 और 35 एक दूसरे से कट नहीं रहा है, 5 से ही कटेगा लेकिन कटेगा नहीं। तो b और c के हिस्सों का अनुपात जो है मेरा दिया गया है कितना, अंतर दिया गया है 1455। तो रेशियो में अंतर कितना हो जाएगा, b और c यही वाला है, लास्ट दो ये b है और ये c है, यानी 15 रेशियो का अंतर कितना हो गया, 15 रेशियो का अंतर हो गया 1455। ठीक है, तो एक रेशियो का अंतर कितना हो जाएगा, एक यूनिट की वैल्यू हो जाएगी कितना, तो अगर 9 से कटा दिए तो 135, 10 हो गया, 105 हो गया, यानी 7 टाइम में 105 हो जाएगा। यानी एक यूनिट की जो मेरी वैल्यू हो गई वो कितना हो गया, 97 हो गया। तो मेरा क्या पूछ रहा है, x का मान, तो x का मान क्या हो जाएगा, पूरा जो ऐड करने के बाद, क्योंकि x जो धन था उसी को हम डिवाइड किए हैं, यानी टोटल वैल्यू कितना हो गया, 12 है, 20 है और 35 है। 12 + 20 कितना हो गया, 32 हो गया। 32 और दूना कितना हो गया, 64, अगर हम इसको भी 32 लें, और ये हो गया 69। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी 67। ठीक है, टोटल अगर इसको ऐड कर दिए तो 67 यूनिट हो गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 97 है, तो 67 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये 97 से इसको गुना कर देंगे। ठीक है, तो गुना करने का भी तरीका होना चाहिए, जैसे 97 के करीब है तो इसको 100 - 3 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 - 3 लिख सकते हैं, तो जैसे यहाँ पर तो लास्ट में 00 आएगा। ठीक है, जब इसको 100 से गुना करेंगे 00 आएगा, और इसको 3 से जब गुना करेंगे तो 7 × 21 1 आएगा। ठीक है, यानी कि जब भी होगा 0 में से 1 यानी 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 वाला आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6499। ठीक है, इसको घटाएंगे जब 6700 में 67 × 3 को माइनस करेंगे तो 6499 होगा आंसर। तो गुना करने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पता चल जा रहा है। 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छेद किया जाता है। मतलब देखिए क्या है कि अगर बेलन बोलें तो बेलन कैसे होगा, बेलन तो ऐसा होगा मेरा, ऐसे होगा। ठीक है, दोनों साइड से मान लीजिए अभी बंद है। ठीक है, इधर भी बंद है और इधर भी बंद है। अब यहाँ पर क्या किया गया, ड्रिलिंग करके जो है इसका सेंटर पॉइंट ये है, ये भी सेंटर पॉइंट है, ये है। ठीक है, अब ड्रिलिंग ऐसा किया जा रहा है कि इसको जो है शंक्वाकार आकार दे दिया गया, मतलब ऐसे छेद किया गया। छेद करते करते मतलब कॉर्नर साइड से इस तरह करके छेद करके कर दिया गया, यानी कि ये जो है शंक्वाकार दे दिया गया।
ठीक है। ये पूरा खोखला है और ये पूरा जो है एरिया मेरा खोखला है, ठीक है। ये मेरा जो है इस तरह करके इसको बना दिया गया। तो मेरा क्या करना है कि संपूर्ण जो पृष्ठ क्षेत्रफल जो बच गया, ये तो खोखला है, इधर वाला एरिया बच गया, इधर वाला बच गया, इसका जो है मेरा क्या निकाल देना है, पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल देना है। अब यहाँ पर कह रहा है कि शंकु की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन के क्रमशः समान है, यानी कि शंकु की ऊंचाई बेलन की ऊंचाई के बराबर और शंकु के आधार का व्यास जो है बेलन के व्यास के बराबर, ठीक। यानी कि ये जो हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, बेलन का व्यास जो है ये कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पर कितना होगा, सेंटर से ले लें तो ये दोनों तो बराबर होगा। पूरा है कितना, 16 सेंटीमीटर आधार का व्यास है, यानी 8 मेरा ये क्या हो जाएगा, 8 मेरा क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो गया। और इसका ऊंचाई 6 सेंटीमीटर है, यानी ये 6 सेंटीमीटर, यानी ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब अगर हम इसका निकाल लें, जब ये 6 है और ये 6 है, ये 8 है, तो ये कितना होगा, 6 और 8 और ये कितना हो जाएगा, ये अगर हम क्या होएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। 6 8 10, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 2 3 और 5, ठीक है। ये पाइथागोरस थ्योरम से निकालते हैं, 2 और 3 अगर होगा तो मेरा जो नेक्स्ट नंबर होगा ये 5 होगा, ठीक है। तो उसी तरह दोगुना अगर गुना कर रहे हैं, तो अगर इससे हम करते हैं कि 6 और 8 है, तो 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर तो कितना होगा 36 और प्लस 64 100 हो गया। और इसका अगर स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक। 3 4 5, ये ट्रिपलेट नंबर है, ठीक है। 3 4 और 5 क्या है, एक ट्रिपलेट नंबर है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 8 है अगर लंब और आधार 8 है, तो ये जो मेरा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा कितना हो गया, ये जो बच गया अंदर अंदर, तो ये कितना हो गया, इसका हो जाएगा पाई आर एल। शंकु का जो क्षेत्रफल होता है कितना हो जाता है, पाई आर एल। तो पाई हो जाएगा, पाई आंसर चूँकि पाई में है तो पाई का वैल्यू नहीं पुट करेंगे, आर इंटू एल हो जाएगा। लेटेंट हाइट है तिर्यक ऊंचाई, यानी पाई का पाई, और आर का कितना हो गया 8 इंटू 10, यानी 80 पाई हो गया। और ये जो मेरा है ये कितना हो गया, बेलन का 2 पाई आर एच, 2 पाई आर इंटू एच। तो पाई का तो पाई छोड़ देंगे, 2 इंटू आर कितना हो गया 8 इंटू एच कितना हो गया 6 हो गया, यानी कि कितना हो गया 8 दूने 16 सक 96 पाई हो गया। और है क्या, जी हाँ, ये तो खोखला है, लेकिन नीचे वाला जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बोल रहा है, तो नीचे वाला वृत्त को हम ऐड करेंगे, तो हो गया पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर, यानी कि कितना, आर का वैल्यू 8 यानी 64 पाई। तो हमको क्या करना है कि ऐड कर देना है 80 पाई प्लस 96 पाई प्लस 64 पाई, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर 240 पाई, ठीक। तो 240 पाई जो है इसका करेक्ट आंसर होगा,